हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। लास्ट क्लास हमने की थी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। कुछ एक टॉपिक और हमारे बचते हैं जिनको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम जल्दी से शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके थे बेटा, जो ग्रीगर मेंडल है उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया और उसकी हेरिडेटरी के लॉ, उसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो मेंडल ने किया, अब दो करेक्टर एक साथ जो है ना उसने स्टडी किए। इससे पहला जो पॉइंट हम पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें बेटा हमने पढ़ा था कि मेंडल ने जो है ना हाइट ली थी, हाइट जो है पी प्लांट की, उसको डिटरमाइन किया था टल और ड्वार्फ। ये एक ही ट्रेट जो था ना उसको उसने स्टडी किया था। F1 जनरेशन के अंदर सभी टाल प्लांट मिले थे क्योंकि उनका जो जीनोटाइप था वो कुछ इस तरह का था, एक कैपिटल टी और एक ड्वार्फ। F2 जनरेशन के अंदर जो उसने रेशो उसको मिला था वो 1:2:1 था जीनोटाइप, जिसके अंदर एक कंप्लीट प्योर टाल और एक कंप्लीट ड्वार्फ प्लांट था, और दो जो सीड थे वो फिर कुछ इसी तरह के थे, हेट्रोजाइगस, दो होमोजाइगस मिले थे, जिसके अंदर 3:1 इसका फिनोटाइप था कि तीन प्लांट जो थे वो टाल और एक ड्वार्फ। अगर रेशो में पूछता, परसेंटेज में पूछा जाता है तो 75% और 25% ड्वार्फ। ये कुछ हम चीज पढ़ के आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, आज दो अलग अलग ट्रेड्स को एक साथ में स्टडी करना है। मेंडल ने दो ट्रेड्स को एक साथ में स्टडी किया था, मोनो हाइब्रिड के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने जो प्लांट लिए थे, जो सीड के जो ट्रेड्स थे, उसमें राउंड सीड को लिया था। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं राउंड सीड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। राउंड सीड के साथ, राउंड सीड को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर सी। राउंड सीड के साथ उसने जो कलर लिया था सीड का वो लिया था येलो। अब येलो भी डोमिनेंट है, राउंड सीड और येलो कलर है सीड का, जिसमें कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो ये एक कंप्लीट डोमिनेंट सीड। इसकी जो क्रॉसिंग ओवर कराई थी, इसको जो क्रॉसिंग ओवर किया इसका, वो किया था। अब राउंड सीड का जो रिसेसिव ट्रेट था वो व्रिंक था, व्रिंकल्ड सीड्स, जिसको हम स्मॉल आर और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। वहीं पर अगर हम कलर का रिसेसिव ट्रेट देखते हैं, सीड का जो कलर था येलो डोमिनेंट था और ग्रीन क्या था, रिसेसिव। तो ग्रीन और व्रिंक्ड सीड लिया था, जिसको स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से हम डिनोट करते हैं। अब ऐसे दो सीड उसने लिए जिसके अंदर व्रिंक्ड और ग्रीन सीड था, कुछ इस तरह का व्रिंक्ड और ग्रीन सीड। दूसरी तरफ जो उसने लिया येलो और राउंड सीड, इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर कराई। अब इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर हुई तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं दो ट्रेट एक साथ उसने स्टडी किए। अगर वो देखता राउंड और व्रिंक्ड सीड को सिर्फ, तो वो मोनो हाइब्रिड हो जाता। अब इसमें दो ट्रेट है एक साथ में, तो इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले इनके गैमेट्स बना लेते हैं कि गैमेट्स कैसे बनेंगे। अब हमारे पास जो ये सीड है, इसकी अगर हम प्लोइडी देखें तो इसमें क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अगर इस सीड के अंदर हम देखते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। गैमेट्स जब भी बनते हैं तो जो ट्रेट्स होता है, जो जीन होता है, उसके जो अलील है, अलील क्या है, एक ही जीन के दो, एक जो ट्रेट है उसके दो जीन मिलते हैं सिमिलर, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर, तो इनको स्प्लिट करना होता है, ऐसे ये स्प्लिट होंगे। अब ये आर जो है ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग में, वैसे ये भी अलग में और ये भी अलग में। तो जो सिमिलर अलील्स हैं वो हमेशा सेग्रीगेट होते हैं। मेंडल का लॉ था ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अगर हम गैमेट बनाते हैं, इसके जो गैमेट्स बनेंगी कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई, वैसे ही अगर इसके साथ ये जाएगा तो भी वैसे ही वही गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई। तो ये हमारा गैमेट तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह का हमारा गैमेट होगा।
कितने भी गैमेट बनाए हम, वैसे इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसके अंदर जो गैमेट हमारे तैयार होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो सभी कुछ ऐसे ही होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अगर ये हमारी क्या है, F1 जनरेशन हम देख रहे हैं, F1 जनरेशन में हमें किस तरह का सीड मिलेगा। अब इनकी क्रॉसिंग और जब होगी, एक सीड इस तरफ से आएगा और एक सीड हमें इस तरफ से मिलेगा। इस तरफ से कोई भी सीड है सिमिलर ही होगा, आर और वाई। इस तरफ से जो भी हमारा गैमेट होगा वो गैमेट भी सिमिलर ही होगा, इसी की तरह स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी F1 जनरेशन जो मिली हमें, उसके अंदर जितने भी सीड है उनका जीनोटाइप फिनोटाइप सिमिलर रहेगा। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने पढ़ा था, एक डोमिनेंट टाल प्लांट लिया था, एक रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट। तो नेक्स्ट F1 जनरेशन के अंदर सभी के सभी क्या थे, 100% टाल प्लांट देखने को मिले थे। 100% जो उसका जीनोटाइप था, जो उसका फिनोटाइप था, वो क्या था, सेम ही था। तो हमारे पास 100% कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। अगर इसका हम देखें जीनोटाइप, इसका अगर फिनोटाइप देखें तो 100% जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, डोमिनेंट। इसका क्या है, इसकी शेप के अंदर जो डोमिनेंट है राउंड, तो ये सीड कैसी होंगी, सारे के सारे राउंड सीड होंगी। और कलर की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट इसके अंदर भी है, तो कलर कैसा होगा, येलो। तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी सीड हमें मिलेंगे वो 100% कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। अब इन्हीं को, जो ये सीड हमें मिले हैं, इनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सेम ऐसा ही सीड, इनको हमने क्या कराना है, सेल्फ पोलिनेशन कराना है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब F1 जनरेशन के बाद ये F2 जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। F1 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस की एग्जाम में बेटा नहीं आती, F2 जनरेशन जरूर आती है। F2 जनरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। F1 मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा ये गैमेट आए कहां से। F1 जनरेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है। अब ये सीड, सॉरी, अब इन सीड की क्या बनाने हैं, गैमेट्स हमने तैयार करने हैं। गैमेट्स अगर हम तैयार करेंगे तो कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब स्मॉल कैपिटल आर, इसके साथ में कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो एक बार हम देखेंगे कैपिटल वाई और एक बार में स्मॉल। वैसे ही अगर हम देखें जो स्मॉल आर है, इसके साथ में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये भी आ सकता। तो ये चार तरह के गैमेट हमें मिल सकते हैं सिमिलर एज इट इज। ये भी सीड हमारा सेम ही है, तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलेंगे, आर वाई आर और वाई, स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और स्मॉल। तो चार तरह के सीड हमें देखने को मिलेंगे। अब इनकी क्या करानी है, क्रॉसिंग ओवर हम करवाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या है, हम पन्नेट स्केयर का यूज करेंगे। पन्नेट स्केयर का यूज करते हैं। हमारे पास गैमेट कितने टाइप के हैं, चार टाइप के गैमेट हैं। तो सीड के जो टाइप्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, 16 टाइप। चार तरह के हमारे पास गैमेट है, तो कितने टाइप हो जाएंगे, 16। अब एक जो सीड से गैमेट थे वो इस तरफ लिख देंगे, दूसरे उस तरफ लिखेंगे। कैसे गैमेट्स थे हमारे पास, कैपिटल दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल, स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल और स्मॉल। सिमिलर एज इट इज हमारे पास ये थे, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। अब इनको जब हम क्रॉसिंग और करवाते हैं तो 16 टाइप के क्या मिलते हैं, हमें सीड मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सीड देखने को हमें यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, कैपिटल दोनों, इसमें भी कैपिटल दोनों मिलेंगे हमें। सेकंड क्या है, कैपिटल दोनों, एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। नेक्स्ट के अंदर क्या है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल। सेकंड जो लाइन है हमारी, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर देखने को मिलेगा कैपिटल और कैपिटल दोनों आर
y एक स्मॉल हो जाएगा, r फिर दोनों कैपिटल हैं, y दोनों इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, स्मॉल देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट में r कैपिटल और स्मॉल है, y भी कैपिटल और स्मॉल है। नेक्स्ट r कैपिटल r स्मॉल और y दोनों क्या है, स्मॉल देखने को मिलेंगी। थर्ड जो लाइन हमारी बनती है इसके अंदर एक r कैपिटल है, दूसरा स्मॉल, y दोनों कैपिटल है। इनको ऐसे क्रॉस करवाना बेटा, जो सामने बॉक्स बनता है ना उसके अंदर गैमेट्स क्या है, सीड प्रोड्यूस करेंगे। कैपिटल R स्मॉल r, y एक कैपिटल है और एक स्मॉल। नेक्स्ट में r दोनों क्या है, स्मॉल r, और y दोनों ही क्या है हमारे पास, कैपिटल है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। नेक्स्ट में क्या है, दोनों r स्मॉल, एक y कैपिटल और एक स्मॉल। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें क्या है, r जो होगा हमारा एक कैपिटल है एक स्मॉल है, वैसे ही y भी कैपिटल और स्मॉल। नेक्स्ट r और y दोनों इसके अंदर क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट r एक कैपिटल y और एक स्मॉल, और सबसे लास्ट जो सीड है उसके अंदर चारों स्मॉल है। तो ये 16 टाइप्स क्या है, हमें सीड जो है वो मिलेंगी। इसके अंदर जीनोटाइप नहीं पूछा जाता बेटा, जीनोटाइप जो इसका वो नहीं पूछेगा, क्योंकि जीनोटाइप इसका काफी वाइड रेंज के अंदर मिलेगा। कितने सारे जीन्स जो है ना, इसका जीनोटाइप्स कितने तरह के इसका जीनोटाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे इसके अंदर दोनों ही क्या है, कैपिटल कैपिटल, इसके अंदर आर दोनों कैपिटल, वाई अलग है, 2 टाइप के सीड हो गए। नेक्स्ट 3 टाइप के सीड हो गए, नेक्स्ट 4 टाइप के सीड हो गए, और ऐसे ही अलग अलग काफी टाइप के सीड हो जाते हैं। फिनोटाइप जरूर पूछता है इसका। अब फिनोटाइप में सीड्स जो प्रोड्यूस होंगे, सीड्स जो हमें मिलते हैं, कितने टाइप के सीड मिल सकते हैं। फिनोटाइप स्ट्रक्चर अगर देखें फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर हम देखें तो फिजिकल अपीयरेंस जो होगी इसकी, हमें क्या मिल सकता है, राउंड सीड, राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस येलो सीड मिल सकता है। दूसरा सीड क्या मिल सकता है, राउंड प्लस ग्रीन, राउंड प्लस येलो, राउंड प्लस ग्रीन भी हमें मिल सकता है। तीसरा जो टाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब हमारा विंग्ड आ जाएगा, विंग प्लस येलो। और फोर्थ टाइप का व्रिंकल्ड प्लस ग्रीन। ये ही तो 4 तरह के सीड हो सकते हैं हमारे बच्चे। देखो दोनों डोमिनेंट अगर होंगे तो क्या है, राउंड और येलो। अगर सिर्फ उसकी जो शेप जो डोमिनेंट होगी तो राउंड होगा, और अगर ग्रीन कलर जो है रिसेसिव आया तो ग्रीन होगा। वैसे ही अगर कलर डोमिनेंट है और शेप रिसेसिव तो विंग्ड और येलो, और दोनों ही अगर हमारे रिसेसिव है तो विंग्ड और ग्रीन सीड होगा। एक बार इनकी हम जीनोटाइप देख लेते हैं। इनके अंदर कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना नेसेसरी है, जरूरी है। राउंड और येलो तभी बनेगा जिसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट होने चाहिए। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, कैपिटल कैपिटल आर दोनों हो, या कम से कम एक कैपिटल जरूर होना चाहिए। वैसे इसके अंदर एक कैपिटल आर जरूरी है, और वाई दोनों क्या चाहिए, रिसेसिव, वाई दोनों रिसेसिव चाहिए। अगर हम इसके अंदर देखें रिंग्ड सीड और येलो, इसके अंदर आर दोनों ही क्या चाहिए, हमें छोटे चाहिए। मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं इसको, ये कलर ले लेते हैं। देखो इसके अंदर कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई चाहिए। इस सीड के अंदर क्या है, कैपिटल आर जो है उसके साथ में वाई दोनों ही क्या है, स्मॉल चाहिए। इसके अंदर आर दोनों स्मॉल और वाई कम से कम एक कैपिटल होनी चाहिए, और इसके अंदर सभी के सभी क्या है, स्मॉल होंगे। तो देखते हैं वो सीड जिसके अंदर कम से कम एक आर कैपिटल हो और एक वाई कैपिटल हो, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सीड हमें ऐसे मिलते हैं जो टोटल डोमिनेंट है। 9 सीड क्या हमारे पास
जो टोटल डोमिनेंट है। दूसरा जिसके अंदर हमारा जो है शेप तो डोमिनेंट होनी चाहिए, आर कैपिटल है लेकिन वाई दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वाई भी कैपिटल है, तो वाई स्मॉल और आर क्या होना चाहिए, कैपिटल कम से कम एक। तो पहले वाई देखते हैं, दोनों एक सीड, दोनों वाई क्या है, स्मॉल है और आर डोमिनेंट है, दो। उसके बाद हमारा तीन, तीन सीड ऐसे हैं जिसके अंदर राउंड और ग्रीन है, तीन। नेक्स्ट है जिसमें आर दोनों ही स्मॉल होंगे और वाई कम से कम एक कैपिटल जरूरी है। दोनों आर स्मॉल कहां है, एक, दो और तीन। तीन ही ऐसे सीड है बेटा जो रिंग्ड और येलो है और जिसके अंदर सारे के सारे रिसेसिव है, वो सिर्फ एक ही सीड है जिसके अंदर दोनों आर भी स्मॉल है और वाई भी स्मॉल है, तो ये क्या है, एक। तो हमारा रेशो क्या होगा इसका, F2 जनरेशन का जो रेशो देखने को मिलता है 9:3:3:1, ये रेशो बनता है बेटा हमारा। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसके अंदर मेंडल ने क्या किया, दो अलग अलग ट्रेड को एक साथ स्टडी किया था। इसके बाद F3 जनरेशन फिर वही जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मर्ज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से उसने इसको देखा था। देखिए इसके अंदर येलो और राउंड अगर देखते हैं, और फिर ये कंप्लीट रिसेसिव था। यहां पर देखिए ये तीन सीड क्या है, जो रिंग्ड और येलो है, और ये तीनों सीड क्या है, ग्रीन और राउंड है। इसके अलावा ये जो बचे हैं 9 सीड, ये क्या है, टोटल डोमिनेंट है। तो 9:3:3:1, ये हमारा क्या बनेगा, फिनोटाइपिकल रेशो। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा आता क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स का जो स्प्लिशन था, क्रोमोजोम्स जब गैमेट फॉर्म करते हैं तो एक थ्योरी जो दी गई थी 1901-1902 के आसपास, क्रोमोजोम्स के ऊपर बेस्ड एक थ्योरी थी 1902 से 1903 के बीच में एक थ्योरी दी गई थी। दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इसमें हम पढ़ते हैं। वैसे कंट्रीब्यूशन जो था क्रोमोजोमल थ्योरी में वो ग्रीगर मेंडल का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो दो साइंटिस्ट हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है। वो दोनों साइंटिस्ट कौन थे, सुट्टन एंड बोवेरी। ये दोनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी को प्रपोज किया था। इस क्रोमोजोमल थ्योरी के कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट्स दिए थे, इन्होंने बोला था कि क्रोमोजोम्स जो गैमेट बनते हैं ना, जब भी गैमेट बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं। उस टाइम पर क्या होता है, जो अलील्स है ना वो स्प्लिट हो जाते हैं। सेम किसमें कहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो उन्हीं के बेस पर ये थ्योरी प्रोड्यूस की गई थी, प्रपोज की गई थी। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स हमेशा क्या है, एप्लॉइड होते हैं और सेग्रीगेट हो जाता है क्या, अलील्स जो है, अलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट उन्होंने दिया था। दूसरा पॉइंट जो था, अगर किसी क्रोमोजोम के अंदर लोकस सेम है, लोकस क्या होता है बेटा, किसी भी जीन की लोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस। सेम लोकस के ऊपर सेम जीन ही मिलती है। जो सेम लोकस है, सेम लोकस है किस चीज का, अलील का, उस पर क्या है, सेम जीन पाई जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं हम, जैसे एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा इसी का पेयर बनाता है, ये क्रोमोजोम मानकर चलते हैं हम, ये एक्स क्रोमोजोम है और ये भी एक्स क्रोमोजोम ही है। तो इन एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन मिलेगी, मानकर चलते हैं इस लोकेशन पर एक जीन है और ये जीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। अगर ये इसकी कमी होती है तो कलर ब्लाइंडनेस आती है, जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे। तो इस जो लोकस के ऊपर जो जीन मिलेगी ना, सेम क्रोमोजोम के जो इस लोकस के ऊपर जो जीन मिलेगी वो भी इसी ट्रेट के लिए ही मिलेगी। तो सेकंड पॉइंट क्रोमोजोमल थ्योरी का क्या दिया था, कि जो सेम लोकस है उनके ऊपर जो जीन है वो भी क्या होती है, सेम ही होती है। और क्या पॉइंट्स इस क्रोमोजोमल थ्योरी के अंदर प्रपोज किए गए थे कि डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, अगर कोई भी किसी भी चीज का डिसऑर्डर है तो एक क्रोमोजोम पर अगर है
तो सेम दूसरे क्रोमोजोम पर होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, वो डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाएगा। जैसे अगर मानकर चलते हैं ये यहाँ पर ये जीन नहीं है, इसके पास जो है ना ये जीन यहाँ पर नहीं है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर इस क्रोमोजोम के अंदर ये जीन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सेल है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। कब नहीं होंगी, जब ये डिजीज रिसेसिव होगी, रिसेसिव या डोमिनेंट। अगर डिजीज डोमिनेंट है तो एक बॉडी के ऊपर अगर वो नहीं है इसका जीन तो भी डिजीज शो होगी। रिसेसिव के अंदर क्या होता है, कम से कम एक के ऊपर अगर जीन है तो भी काम चल जाता है। तो ये चीजें क्या थी, क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर प्रपोज की गई थी। बाकी आप इसको थ्योरेटिकल बुक से डायरेक्ट इसके कुछ पॉइंट याद कर लेना बेटा। नेक्स्ट था एक साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, इसने फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम पेपर में पूछ लिया जाता है ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर, मिलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर जो है एक फ्रूट फ्लाई है, इसके ऊपर स्टडी की थी। सेम जैसे ग्रीगर मेंडल है उसकी जो स्टडी थी बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्टडी इसने की थी। डाई हाइब्रिड क्रॉस को लिया था और ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर के ऊपर इसने एक नई चीज बताई थी। इसने क्या बताया था, ग्रीगर मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताता है कि अगर दो क्रोमोजोम है ना, ये दो क्रोमोजोम है, यानी कि ये एक पेयर है क्रोमोजोम का, सिमिलर क्रोमोजोम्स का पेयर है, तब भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो जो गैमेट बनते हैं एक गैमेट के अंदर ये पूरा का पूरा क्रोमोजोम चला जाएगा और दूसरा जो गैमेट होगा उसके अंदर दूसरा क्रोमोजोम एज इट इज पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मानकर चलते हैं ये एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई है, तो वाई के ऊपर जो जीन होगा वो अलग, एक्स के ऊपर जो होगा वो अलग हो जाएगा। अगर ये सिमिलर क्रोमोजोम है जैसे एक्स और एक्स, तो इसके ऊपर जितने भी जीन थे वो लिंक्ड है इसके ऊपर और यहाँ पर जाएंगे साथ में, और इसके ऊपर जो भी जीन होंगे यहाँ पर वो सारे के सारे जीन इसके साथ में ही जाएंगे, तो वो जीन क्या है, लिंक्ड है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता था कि इस क्रोमोजोम के साथ जितने भी जीन है, मानकर चलो ए और बी और सी जीन है, तो ये तीनों के तीनों एक साथ में ही जाएंगे, चाहे कोई भी गैमेट हो, इस गैमेट में हो या इस गैमेट में हो, तो ये लिंक्ड थे तीनों जीन, इसके बारे में बताया था। लेकिन इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन और इसमें कुछ और कमियां थी जिसमें लिंकेज और रिकम्बिनेशन, लिंकेज और रिकम्बिनेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किसने किया, टीएच मॉर्गन ने। इसने बताया कि कुछ जीन जो है ना यहाँ से इस क्रोमोजोम के ऊपर भी जा सकते हैं। इस तरफ अगर मानकर चले हम, ये जीन है ए और बी और सी, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि इस तरफ स्मॉल ए हो और इस तरफ कैपिटल ए भी आ सकता है। तो जीन क्या कर सकता है, रिकम्बाइन कर सकते हैं क्रोमोजोम्स, और सेम जो लोकस है उस पर पाई जाने वाली जीन क्या है, माइग्रेट भी हो सकती है। अगर इस क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है, इसके ऊपर जो जीन है, जरूरी नहीं है ये साथ में स्प्लिट होंगे, तो ये ऐसे लिंकेज करके कुछ जीन इस क्रोमोजोम से इस पर स्प्लिट हो सकती है, इस पर ट्रांसफर हो सकती है। ये टीएच मॉर्गन ने बताया था ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सिलेक्ट ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर बिकॉज, इसने ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर को ही सिलेक्ट क्यों किया था। जैसे मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन थे, ऐसे ही कुछ रीजन जो है इसने भी देखे थे। सबसे पहला जो रीजन था वही मैक्सिमम प्रोजेनी इसको मिलती थी, मैक्सिमम प्रोजेनी। जैसे अगर ये सीड प्रोड्यूस करवाता था पी प्लांट की, जो ग्रीगर मेंडल है, तो ज्यादा सीड मिलते थे उसको, तो उसको ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में, समझने में आसानी होती थी। वैसा ही कुछ यहाँ था कि ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर के जो एग्स होते थे, जो अंडे होते थे जिनके अंदर से नई प्रोजेनी मिलती थी, तो मैक्सिमम मिलती थी। दूसरा पॉइंट क्या था, इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू स्टडी, लेबोरेटरी के अंदर इनको ग्रो करवाना आसान था। फ्रूट फ्लाई है उसको लेबोरेटरी में ये ग्रो करवा सकता था। इनका टाइम पीरियड भी शॉर्ट था जैसे पी प्लांट का था, जो लाइफ स्पेन है वो भी क्या था, शॉर्ट।
2 से 3 वीक के आसपास इसका लाइफ स्पेन होता है। 2 से 3 वीक क्या है, इनका सर्वाइवल टाइम होता है। तो जल्दी जल्दी इनको नए ट्रेट मिल जाते थे। फिर और पॉइंट क्या थे, जैसे पी प्लांट के अंदर उसने ट्रेड्स को ज्यादा देखा था, अलग अलग तरह के ट्रेड्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग जो पेयर थे, कुछ ऐसा ही यहां पर भी था, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ज्यादा थी। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वो भी यहां पर देखने को इसने ज्यादा मिले थे, मैक्सिमम मिले थे। इसलिए क्या है, इसने पी उसको ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर को लिया था। अब इसका जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर का काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट इसने किया टीएच मॉर्गन ने, और काफी सराहनीय काम था इसका। अब जैसे ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर का अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें, सेम एज इट इज, जैसे ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन होता है, जो अगला ही टॉपिक हमारा इसके ऊपर आने वाला है, तो वैसा ही क्या है ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर के अंदर भी होता है। जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर है, उसके अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। सिमिलरली जैसे मेल हमारे ह्यूमंस में होते हैं, ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर के अंदर भी क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अब जो मेंडल टीएस मॉर्गन जो था, इसने जो स्टडी किया था, इसने क्या स्टडी किया, इसने क्रोमोसोम्स जो देखे थे, वैसे ही मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, इसने 3 अलग अलग ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया था। 3 अलग अलग ट्रेट्स, 3 अलग अलग जीन और उनके लोकस जो है ना, इसने देखे थे। जो इस तरफ है एक्स क्रोमोसोम जो है, इसके ऊपर यहाँ पर और एक यहाँ पर 3 जगह पर अलग अलग जीन थे जो ट्रेट्स के थे। अब एक्स क्रोमोसोम दोनों सिमिलर होते हैं, तो इनके ऊपर सेम लोकस पर सेम ही जीन मिलेगा। जो जीन यहाँ होगा वही जीन दूसरे क्रोमोसोम पर भी मिलेगा, तो एक्स क्रोमोसोम पर ऐसे मिलेंगे। अब वाई क्रोमोसोम पर वो लोकस नहीं मिलते। वाई क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉसिंग ओवर भी नहीं करता। क्रॉसिंग ओवर तभी होती है जब सेम लोकस हो, क्रोमोसोम सिमिलर हो, उसका पेयर होना जरूरी है, सेम लोकेशन पर सेम जीन होनी जरूरी है। तो ट्रेड्स क्या देखे थे इसने, जो ट्रेड्स इसने आइडेंटिफाई किए थे, उनके अंदर सबसे पहला जो ट्रेड था वो इसने देखा कि आई का जो है कलर, पहला आई कलर, आई कलर। दूसरा जो ट्रेट इसने देखा था वो बॉडी कलर था, और तीसरा जो ट्रेट था वो विंग्स का साइज, विंग साइज। ये 3 ट्रेट्स, 3 कैरेक्टर्स इसने देखे थे। अब इनके अंदर कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ये 3 कैरेक्टर हैं, और 3 कैरेक्टर के अंदर 6 तरह के क्या मिलेंगे हमें, ट्रेट लक्षण मिलेंगे। जैसे आइड एक कैरेक्टर था पी प्लांट के अंदर, उसके 2 ट्रेट देखने को मिलते हैं, टाल और ड्वार्फ। वैसा ही सिमिलर यहाँ पर है, आई कलर क्या है, एक कैरेक्टर है। तो 2 तरह की आई कलर इसने देखी, एक रेड और एक व्हाइट, रेड और व्हाइट। वैसे ही बॉडी कलर भी एक ट्रेट था, बॉडी कलर में इसने देखा एक तो येलो कलर था, सॉरी ब्राउन और येलो, ब्राउन और येलो कलर जो देखा था ना इसने। और तीसरा जो विंग साइज था वो क्या था, एक तो विल्ड और मिनिएचर, मिनिएचर और विल्ड, ये चीजें इसने देखी थी यहां पर। अब इसने क्या किया, इसने जैसे ग्रीगर मेंडल ने डोमिनेंट जो ट्रेट होता है ना, जैसे इसके अंदर रेड डोमिनेंट है, इसके अंदर ब्राउन क्या है, डोमिनेंट है, इसके अंदर जो विल्ड है ये क्या है, डोमिनेंट है। ये तीनों ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। और डोमिनेंट जो ट्रेट होते हैं, जो ट्रेट होते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट है, उनका पहला अक्षर अगर कैपिटल लेते हैं तो वो क्या होता है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसी का जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव को, अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन यहाँ पर इसने उल्टा किया, इसने रिसेसिव जो ट्रेट था ना, जैसे यहाँ पर व्हाइट है, तो इसने क्या किया, रिसेसिव के लिए क्या लिया, जो डोमिनेंट है उसके लिए डब्ल्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव, और सेकंड रिसेसिव के लिए, डोमिनेंट के लिए क्या लिया, वाई पॉजिटिव। तो
दोनों ही स्मॉल अक्षर इसने लिए, जो है ना स्मॉल लेटर लिए। जो रिसेसिव ट्रेट का पहला अक्षर है उसको प्लस अगर कर देते हैं तो वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो बिना प्लस के है तो वो रिसेसिव को। यहाँ पर WY, यहाँ पर जो है इसका मिनिएचर का जीन है, वैसा ही WY और M, यहाँ पर क्या होगा M+। तो मेल डोमिनेंट लिया और फीमेल रिसेसिव ली थी इसने। तो नेक्स्ट फिर इसने क्या किया, जब इनकी क्रॉसिंग ओवर करवाई, अगर हम देखें इसके जो गैमेट्स बनेंगी, जो गैमेट्स बनते हैं, अगर फीमेल की बात करें हम तो यहाँ पर WY और M, WY और M। अगर मेल की हम बात करते हैं तो मेल के पास क्या है W+Y+ और M+। मेल डोमिनेंट है और फीमेल रिसेसिव है। तो गैमेट्स, इसके दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, दोनों ही क्या है सिमिलर होंगे, दोनों ही गैमेट क्या है सिमिलर होंगे, X और X क्रोमोसोम, जहां पर क्या है WY और M, वैसे ही WY और M। यहां पर भी दो ही गैमेट बनेंगे, एक X और एक Y। W+Y+ और M+, और दूसरा Y क्रोमोसोम जिसके ऊपर ये जीन नहीं पाए जाते। अब अगर इनकी हम F1 जनरेशन देखते हैं, F1 जनरेशन को अगर हम देखें तो क्रॉसिंग और क्या होगी, ये दोनों ही X सिमिलर है, एक इसके साथ चला जाएगा एक इसके साथ। तो जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, WM और W+Y+ और M+। जो नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल एग होंगे, जो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, सारी की सारी फीमेल कैसी प्रोड्यूस होंगी, एक X जो क्रोमोसोम है वो फीमेल से मिला है जिसके ऊपर WY और क्या होगा M, और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो मेल से मिला है जिसमें क्या देखने को मिलेगा डोमिनेंसी W+Y+ और M+। ऐसे ही अगर हम मेल की बात करते हैं तो एक X क्रोमोसोम मिलेगा फीमेल से और दूसरा Y क्रोमोसोम तो मेल के पास था ही, ये मेल से मिलेगा Y क्रोमोसोम। और जो X क्रोमोसोम है वो रिसेसिव ट्रेट था WY और M। तो मेल क्या था डोमिनेंट, तो वो रिसेसिव प्रोड्यूस होगा, फीमेल क्या है रिसेसिव थी तो वो डोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक जो जीन है, एक जो क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट इसके अंदर चला जाता है। अब इसने पहले इन ट्रेट्स को स्टडी किया, दो को, पहले क्या है इन दो ट्रेट्स को स्टडी किया, सिर्फ दो ट्रेट को, फिर W और M इन दो ट्रेट्स को स्टडी किया, और बाद में इसने जो अपना कंक्लूजन दिया उसमें देखने को मिलता है, यहां पर जो इसने देखा तो इसमें देखने को मिला कि जो F1 जनरेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है वहां पर क्या है कुछ जो जीन है ना, कुछ जीन ऐसे हैं जैसे यहाँ पर आप ये अलग और ये अलग, यानी कि W+ के साथ में Y जो है ना वो रिसेसिव भी देखने को मिलता है, लेकिन ये तो किसी भी क्रोमोसोम पर था ही नहीं। ऐसा ही W के साथ में Y+ भी देखने को मिलता है, ये भी कहीं पर देखने को नहीं मिला था। वैसा ही एक बार क्या देखने को मिला W+ के साथ में M और W के साथ में M+। ये जो पेयर था ये किसी भी क्रोमोसोम के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रेट्स जो है उसने देखने को मिले। तब जाकर उसने बताया T.S. मॉर्गन ने कि क्रॉसिंग ओवर जो है ना, जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है तो कुछ जीन रिकम्बिनेंट हो जाते हैं, यानी कि इस क्रोमोसोम के ऊपर तीनों ही रिसेसिव थे, इस क्रोमोसोम के ऊपर तीनों ही डोमिनेंट है, तो ये क्रॉसिंग ओवर करके क्या करेगा कुछ जीन इस पर ट्रांसफर कर देता है, कुछ जीन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन इसका रूल क्या होगा, अब एक क्रोमोसोम जो था इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर जो दो जीन थे, एक जीन यहाँ पर था WY और M, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगी ना W+Y+ M+, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होगी ये इस तरह से कि इस तरफ W यहाँ जाए, ये W वहां चला जाए, ये क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ही कम है, 1.1
37% ही इसने इनका रिकॉम्बिनेशन देखा था। क्यों? क्योंकि ये जीन क्या थी, क्लोज थी, बहुत ज्यादा क्लोज थी। फिर इसने जब W और M का क्रॉसिंग ओवर देखा तो इसके अंदर इसने 37 के आसपास कुछ ऐसी रिकॉम्बिनेशन देखी। तब इसने बोला कि जीन, यानी ये लोकस जो होता है ना, जहां पर जीन रिप्रेजेंट होती है, अगर लोकस जितना ज्यादा क्रोमोसोम पर दूर होगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। लोकस जितना क्लोज होगा उतने ही रिकॉम्बिनेशन के चांस कम होते हैं, और इस तरह की प्लोइडी भी देखने को मिल सकती है। ये इसका टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन है। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जिनको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम। एलोसोम। दूसरे जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो है ऑटोसोम। ऑटोसोम। तो दो तरह के क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनको हम 23 के पेयर में बोलते हैं कि 23 के क्या है, पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि हम क्या है, डाइप्लोइड है। हमारी प्लोइडी क्या है, डाइप्लोइड है। पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनके अंदर जो पहले 22 पेयर है, पहले जो 22 पेयर है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। ये कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर, जिनसे क्या है, जो जेनिटल ऑर्गन्स उनको छोड़कर बाकी सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, जैसे ब्रेन है, आईज है, स्किन है, लिम्स है। ये मैक्सिमम चीजें जो है ना प्रोड्यूस किससे होती हैं, इन फर्स्ट 22 क्रोमोसोम से, ऑटोसोम से, जो सारी की सारी कॉमन होती है मेल और फीमेल के अंदर। जो लास्ट का पेयर बचता हमारा 23rd जो पेयर है, 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम। एलोसोम जो पाया जाता है, मेल के अंदर एलोसोम होता है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स। ये पेयर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोड्यूस होंगी प्रोजेनी वो मेल होगी या फीमेल। इसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसके कुछ टाइप्स है, जैसे एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप का। अगर हम बात करें इंसेक्ट की, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कुछ इस तरह का पाया जाता है। एक्स एक्स फीमेल के अंदर, ये फीमेल की प्लोइडी है, और एक्स और जीरो ये मेल। इसको हम बोलते हैं एन और n-1 क्रोमोसोम्स। क्या है इसके अंदर, क्या है, n, इसके अंदर n-1 है। अगर क्रोमोसोम एग्जाम्पल के लिए माने इसके अंदर 10 है तो इसके अंदर क्रोमोसोम 9 ही मिलेंगे। पेयर अगर करते हैं तो इसके पास क्या है, 5 पेयर है, 5 पेयर है। इसके पास 4 पेयर प्लस एक क्रोमोसोम अलग से है। तो इसके अंदर 10 क्रोमोसोम है 5 पेयर में। इसके पास क्या है, 4 पेयर में मिलेंगे और एक क्रोमोसोम अलग मिलता है। 9 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पहले 4 क्रोमोसोम के जो पेयर है वो सिमिलर है मेल और फीमेल में। लास्ट जो क्रोमोसोम है, जैसे हमारे अंदर डिसाइड करता है एक्स 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 वाई, वैसे ही फीमेल के अंदर एक्स एक्स और मेल के अंदर क्या है, एक्स जीरो। अब इसमें डिसीजन कैसे होता है, जैसे एक्स और एक्स जो क्रोमोसोम है, एक्स और जीरो जो क्रोमोसोम है, इनके जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक्स और एक्स, यहां पर जो गैमेट होगा एक्स और जीरो, यानी कि इसके अंदर क्या है, 4 ही क्रोमोसोम होंगे, एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। अब अगर इस तरफ से एक एक्स आता है और इस तरफ से भी एक्स आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, फीमेल। फीमेल प्रोड्यूस होती है। अगर इस तरफ से एक एक्स आता है, इस तरफ से एक्स नहीं आता, तो क्या प्रोड्यूस होंगे, सॉरी मेल। तो क्या प्रोड्यूस होंगी, मेल प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ इस तरह से डिसीजन होता है फीमेल्स इंसेक्ट के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन, कि जो मेल होते हैं उनके पास क्रोमोसोम एक्स जीरो में पाया जाता है। इसका जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वो ग्रास होपर है। ग्रास होपर, ग्रास होपर के अंदर किस तरह की प्लोइडी मिलती है, n-1। तो एक्स एक्स फीमेल में और एक्स जीरो मेल के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है एक्स एक्स और एक्स वाई, ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर। ड्रोसोफिला
मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर्स और प्लस हुमेन। इनके अंदर किस तरह की प्लोइडी पाई जाती है? जो मेल होगा इनके अंदर, उनके अंदर क्या है एक्स और वाई, और जो फीमेल पाई जाती है उनके अंदर क्या है एक्स और एक्स, दोनों में ही कुछ इस तरह की प्लोइडी मिलती है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके, एक्स 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 वाई के ड्रोसोफिला और वुमेन। गैमेट अगर देखें इनके तो एक्स और वाई, एक्स और एक्स क्रोमोजोम होगा। इस तरफ से अगर वाई आता है, इस तरफ से एक्स तो मेल होगा, इस तरफ से भी एक्स और इस तरफ से भी एक्स तो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, सिंपल है। नेक्स्ट जो है जेड जेड और जेड डब्ल्यू, बर्ड्स के अंदर जो प्लोइडी मिलती है, बर्ड्स के अंदर एक चीज और याद रखने की बेटा है आपको, यहाँ पर अगर जो क्रोमोजोम है सिमिलर है, जैसे यहाँ पर जेड और जेड देखने को मिलता है, जेड और जेड दोनों ही जो एलील है सिमिलर है। दूसरा क्या है, जेड और डब्ल्यू ये डिसिमिलर है, तो सिमिलर वाला क्या था, होमोजाइगस, ये क्या है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस जो एलील्स मिलेंगे तो वो किसके अंदर होंगी, हेट्रोगैमेटी, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है होमोगैमेटी, ये क्या है हेटेरोगैमेटी। गैमेट्स क्या है दोनों डिसिमिलर है, हेटेरो, इसके अंदर गैमेट्स क्या है सिमिलर है। तो क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है, जो सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर इंसेक्ट के अंदर किस तरह कौन जो है हेटेरोगैमेट्स होता है, हेटेरोगैमेटी किसके अंदर है, फीमेल के अंदर तो होमोगैमेटी है, मेल क्या है हेटेरोगैमेट पाई जाती है। सेम एज इट इज ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर वुमेन्स, इनके अंदर पूछे तो मेल क्या है हेटेरोगैमेट है, क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग तरह के फीमेल होमोगैमेटी शो करती है। यहाँ पर बर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स में क्या है, यहाँ पर मेल डिसाइड नहीं करता कि सेक्स ऑफ बेबी क्या होगा, उसके पास सिमिलर गैमेट है। यहाँ पर जो जेड जेड देख रहे हैं आप, ये मेल की प्लोइडी है, और जो फीमेल की प्लोइडी है वो क्या है जेड और डब्ल्यू। तो कौन डिटरमाइन करेगा यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन, मेल हो गया फीमेल, फीमेल डिटरमाइन करती है। इसके जो क्रोमोजोम्स के जो गैमेट बनेंगे वो जेड और डब्ल्यू है, यहाँ पर मेल के जो गैमेट होंगे वो जेड और जेड है, इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोजोम नाम नहीं लिखा बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बर्ड्स के अंदर क्या है फीमेल हेटेरोजाइगस है, बाकी सभी के अंदर क्या होता है मेल हेटेरोजाइगस होता है। मेल के अंदर क्या है एक्स और वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यहाँ पर उल्टा है फीमेल डिसाइड करती है। अब इस तरफ से अगर जेड क्रोमोजोम होगा और इस तरफ से भी जेड क्रोमोजोम आता है तो क्या बनेगा जेड जेड मेल। इस तरफ से अगर जेड क्रोमोजोम आया, इस तरफ से डब्ल्यू आता है तो क्या बनेगा फीमेल। तो किसने डिसाइड किया फीमेल। तो बर्ड्स के अंदर क्या है फीमेल बर्ड्स डिटरमाइन करती हैं, हेटेरोगैमेटी फीमेल्स में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हनी बी के अंदर कैसे डिटरमाइन होता है। अगर हम हनी बी देखें तो यहाँ पर तीन तरह की हनी बी होती है। सबसे पहली है क्वीन, क्वीन। सेकंड जो पाई जाती है दूसरी टाइप की जो हनी बी होती है वो फीमेल, और थर्ड जो टाइप पाया जाता है वो है मेल। तो तीन तरह की हनी बी पाई जाती है, जिसके अंदर क्या है क्वीन, क्वीन भी क्या होती है ये भी फीमेल है, क्वीन क्या है ये भी फीमेल है। ये क्या है वर्कर बी है, वर्कर बी होती है, और ये क्या है स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब क्या है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ये क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन रिप्रोड्यूस, कैन वी रिप्रोड्यूस। तो क्वीन रिप्रोडक्शन कर सकती है, फीमेल वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। अब इनका काम क्या होता है, जो फीमेल वर्कर भी है ये हनी जो है ना उसको कलेक्ट करती हैं, फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती हैं, पोलिनेशन में हेल्प करती हैं, और जो क्वीन अंडे देती है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती हैं। मेल क्या है इनको बोलते हैं हम ड्रोन, और ये भी क्या है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन बी रिप्रोड्यूस, ये भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर प्लोइडी की बात करें तो जो क्वीन होती है इसके पास 32 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 32 क्रोमोजोम होते हैं। फीमेल के पास भी क्या है 32 ही क्रोमोजोम होते हैं, 32 क्रोमोजोम है। मेल के पास 16 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, मेल के पास क्या है 16 क्रोमोजोम है।
अगर प्लोइडी में देखें तो इसकी 2n है, ये भी 2n है, डाइप्लोइड है, और ये क्या मेल एप्लोइड होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एप्लोइड है वो यही है हनी बी, जिसके अंदर क्या है मेल की जो प्लोइडी है वो हैप्लोइड पाई जाती है, क्रोमोसोम पेयर के अंदर नहीं मिलते इसके अंदर। अगर अब इनके गैमेट्स हम देखें तो मियोसिस से ही क्या है 16 और 16 गैमेट बना सकती है। ये गैमेट बनाती नहीं क्योंकि ये स्टेराइल है। ये जब गैमेट बनाएगा तो ये मियोसिस नहीं कर सकता बेटा। मियोसिस अगर होगी तो हैप्लोइड का भी आधा n/2, और ये होता नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके खुद के जर्म सेल की कॉपी कर लेता है 16 और जब रिप्रोडक्शन होता है इस तरफ से जब 16 आते हैं, इस तरफ से भी जब 16 आएंगे तो क्या बनेगा 32, यानी कि फीमेल प्रोड्यूस होंगी। अब इसमें एक और चीज है, जैसे फीमेल की जो सेक्स स्ट्रक्चर है जहां पर उसके अंडे होते हैं, जब तक उसके पास मेल के 16 मिलेंगे तो वो 32 प्रोड्यूस करती रहेगी, 32 एग उसको मिलेंगे, 32 क्रोमोसोम वाले एग वो प्रोड्यूस करती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता बेटा जो मेल के जर्म सेल थे जो उसकी रिप्रोडक्टिव सेक्स स्ट्रक्चर के अंदर उसने कोइटस के टाइम पर रिलीज किए थे, तो उसके क्रोमोसोम्स उसके जो गैमेट है वो खत्म हो जाते हैं मेल के, लेकिन फीमेल के पास अभी भी बचे हुए हैं, तो वो उनको क्या है एग में कन्वर्ट कर देती है, जो 16 टाइप है, 16 क्रोमोसोम होंगे। अब ये 16 वाले सारे के सारे क्या होंगे मेल, और बाकी जो ये बचे हैं ये क्या होंगे फीमेल। अब गड़बड़ ये है कि क्वीन कौन होगी और फीमेल वर्कर बी कौन होगी। जो क्वीन होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, एंटी क्वीन हार्मोन। एंटी क्वीन हार्मोन जिस भी एग पर उसने डाल दिया वो स्टेराइल हो जाएंगे। तो मान लो उसने यहां पर एंटी क्वीन हार्मोन डाल दिया तो ये सारी की सारी क्या फीमेल वर्कर स्टेराइल। यहां पर जो ये बची ये क्या है क्वीन, लाइफ टाइम में एक बार ही रिप्रोड्यूस करती है, इसलिए अगली बार उन्होंने क्वीन बनानी पड़ती है, छत्ते के अंदर जो अगली क्वीन होगी वो बनानी पड़ती है। तो इस तरह से क्या है हनी बी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर क्या पढ़ना है बेटा, म्यूटेशन क्या होती क्या है। जो मेंडल था ग्रीगर मेंडल, उसने म्यूटेशन के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, और उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं चार्ल्स डार्विन। म्यूटेशन के बारे में उसको भी ज्यादा नहीं पता था, लेकिन 19 के बाद में जो है ना 1901-2 के आसपास एक साइंटिस्ट था इंपॉर्टेंट है ह्यूगो डी वेराइस। ह्यूगो डी वेराइस तीन उन साइंटिस्ट में से एक है जिसने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर्ड किया था, रीपब्लिश किया था, जिसके अंदर कौन कौन थे कॉर्नर्स और टेस्कमार्क और डी वेराइस, तीन साइंटिस्ट थे। अब इसने म्यूटेशन के बारे में क्या बताया, ह्यूगो डी वेराइस बोलता है कि म्यूटेशन जो है ना यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, यानी कि डायरेक्शनल नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल है, कि म्यूटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है, तो नॉन डायरेक्शनल होती है म्यूटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आता बेटा ये कि अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेराइस एंड डार्विन व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन को जो है ह्यूगो डी वेराइस के पॉइंट ऑफ व्यू में और डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सप्लेन करो। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था नॉन डायरेक्शनल होती है म्यूटेशन, और साथ में स्पॉन्टेनियस भी होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, एकदम से होती है, और फिर इससे क्या होता है फास्ट चेंजेस आते हैं, और स्पेसिएशन होता है, फिर नई स्पीशीज प्रोड्यूस होती है। कुछ इस तरह से ह्यूगो डी वेराइस ने बोला था कि म्यूटेशन नॉन डायरेक्शनल होती है। म्यूटेशन क्या बेटा, म्यूटेशन है जो डीएनए की सीक्वेंस है ना जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे ये डीएनए की एक सीक्वेंस ले लेते हैं हम, डीएनए की एक सीक्वेंस है जिसके ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। थायमिन के साथ जुड़ता है एडेनिन, एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, थायमिन के साथ में एडेनिन, एडेनिन के साथ में थायमिन। ये एक डीएनए की सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड में हम पढ़ेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर कुछ चेंज आ जाता है
चेंज कैसे, इस तरफ थायमिन आ गया, इस तरफ एडेनिन आ गया, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। डीएनए की जो सीक्वेंस है, जो लोकस है जीन का, अगर उसके अंदर उसकी सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। डार्विन ने म्यूटेशन के बारे में क्या बताया, डार्विन जो है उसने पहली बात तो यही, उसने म्यूटेशन नाम का वर्ड का यूज ही नहीं किया, वो म्यूटेशन जैसी कोई चीज मानता ही नहीं था। डार्विन क्या बोलता था, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन, जो स्पीसीज सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट होगी, लॉ ऑफ फिटेस्ट सर्वाइवल, जो इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, लॉ ऑफ फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, कि जो स्पीसीज सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा फिट होगी वही सर्वाइव करेगी, दूसरी जो स्पीसीज है वो डीजनरेट हो जाएंगी या फिर वो एलिमिनेट हो जाती है। इसने कहा था कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, स्लो चेंजेस आते हैं और यूनिडायरेक्शनल है, यूनि या फिर डायरेक्शनल चेंजेस हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, इवोल्यूशन की तरफ होते हैं, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही तरफ जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल नहीं होते। और इससे फिर क्या है, स्पेसिएशन होता है, ये इसने भी बोला था। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे म्यूटेशन को लेकर। अब म्यूटेशन के रिगार्ड्स में पहली चीज जो है, हम किसी भी अगर फैमिली के अंदर उसका फैमिली ट्री अगर स्टडी करते हैं, फैमिली ट्री यानी कि किसी भी ट्रेट को, किसी भी ट्रेट की स्टडी, स्टडी ऑफ ए ट्रेट इन ए फैमिली ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेट, ट्रेट क्या होते हैं, जैसे हाइट एक ट्रेट है, स्किन का कलर एक ट्रेट है, आइज कलर एक ट्रेट है, एयर्स का जो कलर एक ट्रेट है, इस ट्रेट्स के अंदर आते हैं जो लक्षण हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर इन लक्षणों को हम स्टडी करते हैं पेरेंट्स से लेकर उनके पेरेंट्स तक एक फैमिली के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ टर्म्स है, कुछ इस तरह से नीट के अंदर इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर एक एम्प्टी बॉक्स दिया है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, इसी को अगर हम फिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर अगर एक सर्कल गिवन है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल, और अफेक्टेड फीमेल को, इस सर्कल को क्या है, फिल कर देते हैं। वैसे ही अगर इस तरह की एक स्ट्रक्चर गिवन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अनस्पेसिफाइड, कि ये ना ही तो मेल है ना ही फीमेल है, या फिर इसके बारे में जो है सेक्स डेटरमाइन इसका किया नहीं गया, बताया नहीं एनसीईआरटी ने, नॉन स्पेसिफिक के लिए यूज करती है एनसीईआरटी। अब वहीं पर अगर इस तरह का साइन यूज करती है तो ये क्या है, ये इनकी मीटिंग है। अगर ये दो बीच के, इसके यहाँ पर इनको अगर दो ब्रिज से जोड़ा गया है तो ये क्या है, क्लोजली मीटिंग है, क्लोजली मीटिंग, क्लोजली मीटिंग यानी कि उन्हीं की जो प्रोजेनी थी उनको सेल्फ पोलिनेट करवा दिया, सेल्फ उनको क्या है, उनका नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी उनकी क्लोजली रिलेटिव से प्रोड्यूस की गई है, वो दिखाता है इस तरह की जनरेशन को। और अगर इनमें इस तरह से दिखाता है तो ये क्या है, इनकी प्रोजेनी, प्रोजेनी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेल को रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, और ये अनस्पेसिफाइड को। इस तरह से अगर फील्ड है सारे के सारे सर्कल या फिर इस तरह का क्यूब, तो वो क्या है, अफेक्टेड को रिप्रेजेंट करता है, ये मेटिंग को। और अगर इसके बीच में दो ब्रिज है तो ये क्या है, क्लोजली मेटिंग, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। और इस तरह की स्ट्रक्चर जो गिवन है वो क्या है, पेरेंट्स और प्रोजेनी। ऐसी अगर स्ट्रक्चर दी है तो ये क्या, अफेक्टेड प्रोजेनी है। और अगर इस तरह से दी गई है तो ट्विन्स जो होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए क्या देगा, ऐसे इस तरह की आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में बीच में ये लाइन नहीं होती, जैसे ये भी क्या है, ट्विन्स है लेकिन नॉन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स को कभी हम एक अलग टॉपिक से पढ़ेंगे कि ट्विन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। और दो तरह के होते हैं ट्विन्स, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, अलग अलग ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं या सेम ओवरी से। तो ये पेडिग्री एनालिसिस है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स।
डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेन दो तरह के डिसऑर्डर पाए जाते हैं। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें जीन डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं, जीन या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। तो दो तरह के डिसऑर्डर्स हमने पढ़ने हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यानी कि जेनेटिक या जीन डिसऑर्डर। जीन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, किसी भी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें 10 क्रोमोजोम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उसकी जो प्रोजेनी है उसके अंदर भी 10 ई है, क्रोमोजोम नंबर सेम है, लेकिन कोई जीन जो है ना उसके अंदर चेंज है, आगे चेंजेस को ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये जीन म्यूटेशन है। इसके अंदर सिर्फ एक जीन या दो जीन क्या है, वो म्यूटेशन होती है उनके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, चेंज हो जाते हैं इन प्रोजेनी। प्रोजेनी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है, क्रोमोजोम ही चेंज हो जाएंगे। या पार्ट ऑफ क्रोमोजोम भी बेटा, अगर पार्ट ऑफ क्रोमोजोम है, पार्ट ऑफ क्रोमोजोम की अगर बात कर रहा है तो भी क्या है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। या तो पूरा का पूरा क्रोमोजोम ही कम या ज्यादा हो जाए, या क्रोमोजोम का पार्ट कम या ज्यादा हो जाए तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं जीन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन डिसऑर्डर्स। सबसे पहला जो जीन डिसऑर्डर है वो है हीमोफीलिया। अब जीन डिसऑर्डर्स जो हैं उसके अंदर है हीमोफीलिया। ये दो तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे ऑटोजोम के ऊपर भी हो सकता है, ऑटोजोमल या फिर एलोजोमल। एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वही पूछा जाएगा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है या एलोजोमल डिसऑर्डर है। इनके बाद इनके कुछ पार्ट होते हैं, दो पार्ट ऑटोजोमल के, दो एलोजोमल की, रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। डिजीज किस तरह की है, 5 डिजीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। 5 जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर है, पांचों के पांचों क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा होता है, अगर दो जीन, दो क्रोमोजोम है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ये दो क्रोमोजोम है, इन दोनों क्रोमोजोम के ऊपर यहाँ पर ये दो जीन है, सेम जीन है, अलील है। अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ है यहाँ पर और डिजीज शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। दोनों अफेक्टेड होंगी तभी ये शो करेगा बीमारी को, तो वो कौन सा है, डोमिन रिसेसिव डिसऑर्डर है। और अगर ऐसा नहीं है, एक ही जीन जो है ना वो म्यूटेटेड है, एक क्रोमोजोम के ऊपर म्यूटेशन है, दूसरा ठीक है और फिर भी उसमें बीमारी शो कर रहा है, तो क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं। तो डोमिनेंट वाले खतरनाक है बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, हर जीन की एक पेयर जरूर मिलता है, एलील्स पाए जाते हैं, पेयर पाया जाता है, सेम लोकेशन पर दूसरे क्रोमोजोम पर सेम जीन मिलता है। एक अफेक्टेड है, डिसऑर्डर रिसेसिव है, तो दूसरे जो क्रोमोजोम है उससे हमारी बॉडी में प्रोटीन या स्ट्रक्चर बन सकती है, डिसऑर्डर नहीं शो करेगा रिसेसिव वाली। और अगर दोनों पर ही म्यूटेशन है तो फिर तो शो करेगा ही बेटा। तो पहला जो हमारा डिसऑर्डर है वो क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा ये, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं हीमोफीलिया को। इसके अंदर होता क्या है बेटा, हीमोफीलिया के अंदर इसमें जो एक्स क्रोमोजोम है ना उस पर यह बीमारी पाई जाती है, इसको एक्स लिंक्ड भी बोलते हैं। अगर हम देखें जो मेल है, मेल के अंदर क्या है, एक्स और वाई क्रोमोजोम है, फीमेल जो होती है
उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक्स और एक्स। तो अगर रिसेसिव ट्रेट है, इसके अंदर फीमेल के अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन है कहीं ना कहीं, हीमोफीलिया है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है ना, इसके अंदर एक डिसऑर्डर में होता क्या है, हीमोफीलिया के अंदर ब्लड क्लोटिंग के लिए जो कैस्केड फैक्टर है ना, उसकी कमी हो जाती है, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती इसमें। ब्लड क्लोटिंग के लिए जो कैस्केड प्रोटीन है वो नहीं प्रोड्यूस हो पाते, तो वो डिजीज है। अब इसमें अगर मेल में ये डिजीज होगी, तो मेल में तो एक ही क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम, अगर एक ही क्रोमोजोम अफेक्टेड है तो वो क्या है, मेल के अंदर डिजीज शो करेगा। फीमेल के अंदर अगर एक के अंदर है तो डिजीज शो नहीं करेगा। फीमेल में डिजीज करने के लिए क्या चाहिए, दोनों क्रोमोजोम अफेक्टेड चाहिए। इसका मतलब फीमेल क्या हो सकती है इसमें, कैरियर, कैरियर हो सकती है, क्योंकि उसका अगर एक क्रोमोजोम अफेक्टेड होगा तो उसमें बीमारी शो नहीं करेगा, दोनों क्रोमोजोम पर अफेक्शन होना चाहिए। एक अगर डिजीज है एक क्रोमोजोम पे तो उसमें डिजीज शो नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन सा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर लिंक होता है। इसके अंदर अगर हम देखें जैसे एक्स और एक्स, और इस एक्स के ऊपर है डिजीज, इस एक्स के ऊपर म्यूटेशन है, कैस्केड प्रोटीन नहीं बन रहा, ये मेल है एक्स और वाई, ये ओके है, इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके जो क्रोमोजोम जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो कुछ इस तरह के प्रोड्यूस होंगे, इसके जो क्रोमोजोम होंगे वो वाई और एक्स। अब इसके क्रोमोजोम के ऊपर क्या है, यहां पर डिजीज है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी इस तरफ से एक्स क्रोमोजोम अगर ये आएगा तो इस तरफ से क्या होगा, ये एक्स क्रोमोजोम, तो फीमेल के अंदर डिजीज नहीं होगी। और अगर इस तरफ से ये क्रोमोजोम होगा, इस क्रोमोजोम के साथ में ये क्रोमोजोम अगर है और इसके साथ में दूसरा क्रोमोजोम ये आता है, तो भी डिजीज नहीं होगी फीमेल में। इसका मतलब अगर फीमेल कैरियर है तो जो अगली जनरेशन में फीमेल प्रोड्यूस होगी वो भी कैरियर ही हो सकती है, ज्यादातर मैक्सिमम 50% चांस क्या है, फीमेल कैरियर ही प्रोड्यूस होगी। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में क्या है, ये एक्स अगर यहां से आता है और ये वाई, तो मेल ओके है, कोई डिजीज नहीं। और अगर सॉरी इस एक्स के साथ में, इस एक्स के साथ में वाई आता है, तो अब क्या होगा, डिजीज शो करेगा बेटा, तो मेल क्या है, अफेक्टेड होगा। तो इसको बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस डिजीज, मेल से फीमेल में जाती है, फीमेल से मेल में आती है। फीमेल में अगर है तो फीमेल के अंदर डिजीज नहीं हो सकती। फीमेल से फीमेल में डिजीज करने के लिए क्या चाहिए, अगर फीमेल कैरियर भी है ना तो मेल भी अफेक्टेड होना चाहिए, तब जाकर ये डिजीज पास हो सकती है। ये डिजीज सबसे पहले देखी गई थी रॉयल फैमिली के अंदर, क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, क्वीन विक्टोरिया, उनकी फैमिली के अंदर देखी गई थी, इसलिए इसको क्या है, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज या फिर विक्टोरिया डिजीज। रॉयल डिजीज या विक्टोरिया डिजीज के नाम से जानते। कैस्केड प्रोटीन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, मेल इसमें सरवाइव नहीं कर पाती, फीमेल कैरियर ही सरवाइव करती है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग जो है बचपन में ही, अगर बच्चा है कुछ एक साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है कैस्केड प्रोटीन ना बढ़ने की वजह से, इसलिए ये डिजीज मेल में नहीं पाई जाती। अगर डिजीज है तो उसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है। इसलिए जो क्वीन विक्टोरिया है, आपने देखा होगा इसके अंदर जो किंग बहुत ही कम होते थे इस फैमिली के अंदर। क्यों होते थे, क्योंकि ये कैरियर है फीमेल, और अगर कैरियर फीमेल से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, अफेक्टेड मेल, और अफेक्टेड मेल मर जाएगा, इसलिए इसमें क्वीन से ज्यादा होती थी, किंग बहुत ही कम थे इस डिजीज के अंदर। इनका एक और मानना था, ये जो अपने ब्लड को रॉयल मानते थे, रॉयल ब्लड मानते थे, तो अपने जो बच्चों की शादी है वो अपनी फैमिली से बाहर नहीं करते थे, इसलिए ये डिजीज इनके अंदर क्रिस क्रॉस करके मेल इनमें बहुत ही कम थे। नेक्स्ट जो डिजीज है, देखिए इस इमेज से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो मेल है ना इसके अंदर हीमोफीलिया है, एक्स क्रोमोसोम पर अफेक्टेड है, फीमेल के अंदर नहीं है अफेक्शंस। जो अगली जनरेशन में होगा मेल ठीक होगा, इसलिए क्रिस क्रॉस डिजीज बोलते हैं इसको बेटा, कि यहाँ से ये फीमेल के अंदर चली गई, लेकिन फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम तो ठीक है, दूसरे के ऊपर हीमोफीलिया है, तो ये कैरियर होगी, कैरियर। मेल यहाँ पर क्या है, फादर जो है वो अफेक्टेड है, हीमोफीलिया है उसको, और ये अनअफेक्टेड है, तो इससे क्या फीमेल के अंदर जाएगी।
अब अगर ये अफेक्टेड, ये सॉरी कैरियर जो है ना, कैरियर मदर अनअफेक्टेड फादर से अगर रिप्रोड्यूस करेंगी तो इसके अंदर जो है एक तो मेल का चांसेस है अनअफेक्ट होने का 25%, 25% फीमेल भी अनअफेक्टेड ही होगी। 25% जो मेल है वो अफेक्टेड और 25% फीमेल अफेक्टेड होंगी, ओ सॉरी कैरियर होंगी, अफेक्टेड नहीं होंगी। तो इसमें सिर्फ मेल अफेक्टेड होगा। तो मेल से फीमेल और फिर फीमेल से मेल के अंदर आई है, इस तरह की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस डिजीज है ये बेटा। तीसरा केस है अगर फादर जो है वो अफेक्टेड है और फीमेल जो है मदर जो है वो कैरियर है, यानी कि उसका एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है, इसका भी एक ही है लेकिन इसके अंदर तो एक ही है, एक्स ही क्रोमोसोम होता है, तो ये अफेक्टेड होगा। तो इनसे जो प्रोड्यूस होगी वो फीमेल अफेक्टेड हो सकती है, मेल भी अफेक्टेड होगा क्योंकि फीमेल कैरियर है। एक फीमेल 25% फीमेल जो है अनअफेक्टेड हो सकती है, 25% मेल वो अनअफेक्टेड हो सकते हैं, 25% फीमेल कैरियर और 50% मेल और फीमेल 25% अफेक्टेड मिलेंगे। तो ये मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में आने वाली डिजीज है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का जो है ये भी सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड और एक्स क्रोमोसोम पर ही पाई जाती है। ये भी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पर ही पाई जाने वाली डिजीज है। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसमें एक जीन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होता। उस जीन की वजह से क्या होता है, कौन जो सेल है ना हमारी, जो ग्रीन और ब्लू कलर, ग्रीन और रेड जो कलर होता है ना उसको हम अच्छे से देख नहीं पाते। इसके अंदर क्या है, कलर आइडेंटिफाई नहीं होती, कलर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जो है इस बीमारी के अंदर होती है। अब इसमें भी वही है, रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये भी क्रिस क्रॉस डिजीज ही होगी, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। तो अगर मेल के अंदर है तो मेल डायरेक्ट क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि मेल के पास तो क्रोमोसोम ही एक होता है एक्स, अगर इसी पर बीमारी है तो वो अफेक्टेड होगा, वो कलर ब्लाइंडनेस होगा, 100% कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल जो है वो कैरियर भी हो सकती है, कैरियर भी और अफेक्टेड भी हो सकती है। कैरियर कब होगी, जब उसका एक क्रोमोसोम जो है ना अफेक्टेड होगा, उसमें डिजीज शो नहीं करेगा लेकिन वो उस डिजीज के लिए जीन जरूर कैरी कर रही है। अगर इसके पास दोनों जीन अफेक्टेड हैं तब जाकर ये अफेक्टेड होगी। तो ये भी क्रिस क्रॉस डिजीज है। अब इस डिजीज में क्या होता है, इसमें लगभग लगभग 8% जो है ना ये मेल के अंदर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम ही एक होता है, उसमें एक्स क्रोमोसोम एक ही है, अगर वही उसका अफेक्टेड है तो उसमें क्या है, डिजीज मिलेगी 100%। फीमेल के अंदर ये रेशो कम है क्योंकि फीमेल के पास क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2 होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम, अगर एक है तो वो कैरियर होगी। तो 0.4% ये क्या है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर जो कलर विजुअलाइजेशन से अगर देखें तो इस तरह के कलर जो है ना ये दिखते हैं एक नॉर्मल पर्सन को, और वहीं अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो वो इस तरह से कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर पिंक कलर है, नहीं दिखेगा बेटा उसको, पिंक कलर, रेड कलर, ये ग्रीन कलर वो अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। फेसबुक जो है उसके जो मालिक हैं, जो सीईओ हैं, मार्क जुकरबर्ग, मेटा जिन्होंने लॉन्च किया है, उनको कलर ब्लाइंडनेस है। इसलिए आपने देखा होगा जो फेसबुक का इंटरफेस था कंप्लीटली ब्लू कलर में होता था, क्योंकि उनको कलर ब्लाइंडनेस था, ब्लू ही कलर देख सकते थे वो, ब्लू और व्हाइट। इस तरह से जैसे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस में आपको दिखते हैं कुछ इस तरह के, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर सिम्टम्स जो होते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल है ये डिजीज जो है, अब 2 डिजीज जो हम पढ़ के आए हैं जिनके अंदर हीमोफीलिया था और कलर ब्लाइंडनेस, दोनों ही एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती थी, सेक्स डिजीज थी, सेक्स लिंक थी। ये ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है बेटा, ये ऑटोजोम्स के ऊपर पाया जाता है। ऑटोजोम्स के साथ में ये भी रिसेसिव है, डिजीज सारी ही रिसेसिव है। 5 की 5 जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है
जो जीन डिसऑर्डर है, पांचों के पांचों ये क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये चीज तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं कि कौन सा डिसऑर्डर जो रिसेसिव, सारे ही रिसेसिव जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब पहले दो जो थे वो सेक्स लिंक थे, लास्ट में जो तीन अब हम पढ़ेंगे वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स ऑटोजोम्स के ऊपर पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन है बीटा चेन जो होती है ना, उसका जो सिक्स्थ कोडोन है, अमीनो एसिड की बीटा चेन में जो सिक्स्थ अमीनो एसिड है वो होता है बेटा, वहां पर होता है GAG। अब इसका जो पेयर होगा वो क्या होगा, CT और C, ये है DNA। इसके अंदर जो ये एडेनिन थायमिन है ना, ये रिप्लेस हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कैसा कुछ होता है, इसके अंदर GTG और इस तरफ क्या होगा CAC। तो ये T और A जो है एडेनिन और थायमिन, ये म्यूटेशन की वजह से ये चेंज हो जाती है। इसके अंदर क्या सिकल सेल एनीमिया होता है, जो यहाँ पर जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है GAG से, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ये एक प्रोटीन है बेटा, अमीनो एसिड है ये। तो ग्लूटामिक एसिड का जीन होता है ये, ग्लूटामिक एसिड का कोड होता है ये, फिर कोड करता है वेलाइन को। वेलाइन क्या होता है, वेलाइन नॉन फंक्शनल है बेटा जी। तो अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन प्रोड्यूस हो गया तो वो नॉन फंक्शनल जीन है। तो उसके अंदर क्या है, जो हमारी आरबीसी है ना, इस तरह की बाइकनकेव और स्पिरिकल शेप की होती है, वो ऐसे एलोंगेटेड हो जाती है, इस तरह से एलोंगेटेड हो जाती हैं। एलोंगेटेड हुई है बेटा, इसके अंदर क्या है, क्वालिटी डिक्रीज हुई है, क्वांटिटी सेम है, जो चीज प्रोड्यूस होनी थी वो प्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसमें कुछ अलग प्रोडक्शन हो गया। जो चीज प्रोड्यूस होनी थी जितनी, उतनी ही प्रोडक्शन हुआ है, जो भी प्रोड्यूस होना था सब कुछ बराबर है, लेकिन क्या है, एक चीज नई प्रोड्यूस होगी किसी दूसरी चीज की जगह। तो इसमें क्या है, क्वालिटी डिक्रीज हुई है, तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स में हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही एक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, थैलेसीमिया के अंदर क्या है, जो हीमोग्लोबिन की 6 बीटा चेन है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिनिन जो है ये प्रोड्यूस हो गया था। लेकिन थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, थैलेसीमिया के अंदर होता है जो ये भी क्या है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल के साथ में ये क्या है, रिसेसिव ही है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो है ना, बीटा या अल्फा चेन जो है ना, आपने देखा होगा आरबीसी जो होती है ना हमारी, उसके ऊपर आरबीसी के अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, और इनके ऊपर चेन पाई जाती है, ऐसे 4 चेन होती है, 2 होती है अल्फा चेन, 2 होती है बीटा चेन। इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा या फिर बीटा चेन कम हो जाता है, या तो जो है इसके अंदर बीटा चेन कम हो जाएगी या अल्फा चेन कम हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, जो आरबीसी है इसके ऊपर कोई ना कोई एक चेन कम हो जाती है। जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ये आयरन के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, यहाँ पर बीटा चेन है प्रोड्यूस होगी, अल्फा चेन जो है ना वो कम रहेगी। तो इसके अंदर क्या, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कम हुई है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। दोनों के अंदर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, दोनों के अंदर ये क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई अफेक्टेड होती है, कम ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाते हैं ये। ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम हुई है। सिकल सेल एनीमिया में क्या थी, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर था, क्वालिटी कम होती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है, नेक्स्ट 3 डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं बेटा, जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स है। आसान टॉपिक है बिल्कुल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पर, नीट के रिगार्डिंग्स में हम एक और वीडियो बनाएंगे कंप्लीट जेनेटिकल और जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर दोनों के ऊपर। इसमें हम बस बोर्ड के रिगार्डिंग्स पढ़ लेते हैं, सिम्टम्स आते हैं, और साथ में इसमें क्या आती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोजोम, 21वां क्रोमोजोम कौन सा है, ऑटोजोम। तो ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, कौन सा है, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं बेटा इसको। कौन सा है ये, डाउन सिंड्रोम। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स में क्या है,
डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम जो है ना उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। एक्स्ट्रा कॉपी आने की वजह से क्या है, जैसे यहाँ पर ये क्रोमोसोम था, ये इसकी एक और कॉपी एक्स्ट्रा आ गई, एक और कॉपी एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या है, ट्रायोजोमी शो करता है। ये एनियोप्लॉइडी के अंदर क्या, पॉलीप्लॉइडी शो करेगा। मोनोप्लॉइडी कैसे होगी, अगर ये क्रोमोसोम एक ही जाए, दो होंगे तो ठीक है, डाइप्लॉइडी तो होते हैं। मोनोप्लॉइडी और ट्राइप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है, यानी कि 46 क्रोमोसोम की बजाय 47 क्रोमोसोम होगी। और कौन सा क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, 21वां क्रोमोसोम क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर सिम्टम्स आप देख सकते हैं, जो आईज है ना वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैशी हो जाती है, फिशियस हो जाती हैं, स्लेंट्स कर जाती हैं, और थोड़ी सी बार प्रोट्रेट हो जाती है, जैसे बाहर निकलने को जाएंगी। माउथ जो हो ओपन रहता है। नेक जो है ना, गर्दन वो जुड़ी हुई मिलती है, ऐसी बिल्कुल नेक लेस होती है, बिल्कुल कम होती है, छोटी सी मिलती है। लो मसल टोन मिलता है उसका, मस्कल टोन। और साथ में फिर क्या है, यहाँ पर जो क्रेनियम कैपेसिटी है वो भी इसकी डिक्रीज होती है। पाल्म्स क्रीज होती हैं, हथेलियां जो है ना जुड़ी हुई होती हैं उसकी। ब्रॉड हैंड होते हैं, छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, और जो अंगूठा है और पैर की उंगलियां उनके बीच में गैप ज्यादा मिलता है। ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स है, जिसमें क्या है, क्रोमोसोम 21 ज्यादा आ गया है। सेम दूसरा जो डिसऑर्डर्स है, सेकंड डिसऑर्डर्स है, इसके अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम जो है ना, सेक्स क्रोमोसोम, वो कम हो जाता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होने की बजाय इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि एक्स और जीरो, एक्स जीरो। इसके अंदर वाई की तो बात ही नहीं करे बेटा, एक एक्स कम आया है, एक एक्स क्रोमोसोम कम आया है, एक ही एक्स है, तो ये क्या है, फीमेल है। इसको बोलते हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम। जैसे डाउन सिंड्रोम को किसने डिस्क्राइब किया था, लेगमैन डाउन ने, वैसे ये टर्नर था, हेनरी टर्नर, उसने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम ही आता, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, 45 क्रोमोसोम रह जाते। डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम थे। इसके अंदर क्या, फीमेल प्रोड्यूस होती है, किसके साथ, हाइपर थायरॉइडिज्म्स के साथ। जो थायरॉइडिज्म्स है ना वो ज्यादा होता है, दो तरह के होते हैं ना थायरॉइडिज्म्स, हाइपो और हाइपर। अगर थायरॉइड ग्लैंड्स जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है आयोडीन का, आइडोथायरोनिन, और या फिर कम कर रही है, तो हाइपरथायरॉइडिज्म। वाइड चेस्ट मिलती है बेटा, जैसे बॉयज की तरह। इसके अंदर क्या है, थोड़े से मेल कैरेक्टर्स भी दिखते हैं, फीमेल कैरेक्टर कम मिलते हैं, मतलब इसके अंदर। लो सीट ईयर्स, जो कान है ना वो, जैसे हमारे कान आप देख पा रहे हैं बेटा, नॉर्मल जो वुमेन्स होते हैं बिल्कुल आईज के पीछे यहाँ पर हमारे ईयर्स होते हैं, लेकिन अगर इससे नीचे की तरफ कान है ना, यहाँ पर फेस पर, वो क्या, कौन सा सिम्टम शो करते हैं, वो टर्नर सिंड्रोम होते हैं। इनफर्टाइल होती हैं, ऐसी फीमेल्स क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि क्रोमोसोम एक ही एक्स होती है। और न्यूमेरियस मोल्स, बॉडी के ऊपर बहुत सारे तिल पाए जाते हैं। स्मॉल जा बोन्स, जबड़े की बोन जो है ये नीचे वाली बिल्कुल छोटी होती है, जैसे नीचे का तो जबड़ा होता ही नहीं, इस तरह का होता है। साथ में शॉर्ट एंड वाइड नेक, जो गर्दन होती है वो काफी छोटी और लंबी होती है, वाइड होती है। और कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, इसमें हार्ट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर उसके कुछ जीन पाए जाते हैं। प्रॉब्लम इन द लिम्फ सिस्टम, इम्यूनिटी वीक होती है। स्वेलन हैंड एंड फीट, पैर सूजे हुए रहते हैं। टर्नर सिंड्रोम। और लास्ट कौन सा है हमारा, ये है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसको डिस्क्राइब किसने किया था, लाइन फिल्टर ने डिस्क्राइब किया था। अब इसके अंदर भी क्या है, ये भी एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसमें क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, एक्स एक्स वाई। इसमें क्या है, 47 क्रोमोसोम है। 47 क्रोमोसोम ही किसमें थे, डाउन सिंड्रोम, उसमें 21वां क्रोमोसोम पर ज्यादा था। इसमें क्या है, एक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा है। अब ये तो क्या था, एक्स और वाई तो मेल, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम और ज्यादा है। तो ऐसे मेल जिनमें फेमिनाइन कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं ना, उनको लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या, कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर मिलेंगी, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, मेल है लेकिन उसमें क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। जैसे पोर जो है, बियर्ड्स ग्रोथ, उसकी जो है ना दाढ़ी नहीं आती। अब ऐसा नहीं है, देखो कुछ क्या है, कुछ सिम्टम्स जो है ना साथ में पूरे के पूरे ये सिम्टम अगर शो कर रहा है ना, तभी जाकर लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। ऐसा नहीं बोल सकते किसी की दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब उसमें लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, या फिर किसी की ब्रेस्ट थोड़ी सी डेवलपमेंट हुए तो उसमें लाइन फिल्टर सिंड्रोम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये सारे सिम्टम्स शो करता है। बाल्डनेस अब्सेंट होती है, यहाँ पर क्या है, जो फ्रंटल बाल्डनेस होती है ना, ये ऐसी यहाँ से लाइनिंग होती है, जो वो क्या मिलेगी, वो अब्सेंट मिलेगी। यहाँ तक एयर मिलते हैं, उसके पूरे माथे के ऊपर भी एयर मिलते हैं।
साथ में क्या, टेंडेंसी टू ग्रो फीवर्स चेस्ट एयर, जो चेस्ट एयर है वो भी कम ग्रो करते हैं। या फिर फीमेल टाइप प्यूबिस एयर जो है ना वो ग्रो करेंगे। स्मॉल टेस्टिकल साइज, ये स्टेराइल होते हैं, ये भी क्या है, स्टेराइल मिलेंगे। रिप्रोडक्शन ये भी नहीं कर सकते क्योंकि टेस्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। लंबी लंबी टांगे होती हैं। वाइड हिप्स होता है जैसे लड़कियों की तरह, नैरो शोल्डर्स होते हैं। जैसे ये करेक्टर्स हम पढ़ के आए थे कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में क्या है, मेल्स में वाइडर जो है ना शोल्डर होते हैं। तो ये कुछ फेमिनाइन करेक्टर मिलते हैं लाइन फिल्टर के अंदर। इनफर्टिलिटी इनके अंदर भी पाई जाती है। तो ये फीमेल की तरह ब्रेस्ट मिलती हैं। तो ये चैप्टर था बेटा हमारा कंप्लीट डिसऑर्डर्स के साथ। बोर्ड में इससे ज्यादा आपका कोई कुछ पूछा जाएगा नहीं। हम बोर्ड के रिगार्डिंग में एक क्लास और लेंगे एग्जाम से पहले, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर होगी। 90% वहीं से आएगा बेटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।